नमस्कार, मैं चंदन कुमार झा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से और आप देख रहे हैं RM दबंग इंडिया न्यूज़ चैनल। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर के पुरानी बस स्टैंड में। यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के द्वारा 9 विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः जाति आधारित जनगणना की मांग प्रमुखता से उठाया जा रहा है। इनके विषय में जिला संयोजक उपेंद्र प्रसाद सिंह मेरे सामने हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ ये किन किन मुद्दों को लेकर के और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो श्रीमान उपेंद्र प्रसाद सिंह जी, आप बताइएगा, आपने जो ये धरना प्रदर्शन किया है इसमें आप किन मुद्दों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जाति आधारित केंद्र सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने के कारण हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तक जाति आधारित जनगणना के लिए हम धरना प्रदर्शन कर बैठे हैं। इसमें केंद्र सरकार जो है वह जानवरों, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, पक्षी तक गिनती करवाती है, लेकिन OBC की गिनती नहीं करवा रहे। इस धरना प्रदर्शन के तहत हमारा 9 मांग है जो आपके सामने। इसमें EVM घोटाले के विरोध में निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC को आरक्षण लागू किया जाए, SSP की गारंटी कानून बनाकर किसानों को दिया जाए, NRC, NPR, CA के विरोध में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए, विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एवं जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन को स्थापित करने के विरोध में लॉकडाउन में झुकने से मजदूरों के खिलाफ बनाए गए श्रम कानून के विरोध में रिजर्वेशन एक्ट बनाया जाए तथा SC, ST, OBC का बैकलॉग तत्काल प्रभाव से बढ़ा जाए। SC, SST, OBC छात्रों की रोकी गई स्कॉलरशिप तत्काल प्रभाव से ली जाए तथा फीस वृद्धि के अनुपात में स्कॉलरशिप बढ़ाया जाए। इसके तहत ये सब मांगों के लिए हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला संयोजक। आप बताइएगा सर, ये जाति आधारित जनगणना करके क्या फायदा है इन OBC जाति वाले? आज मीडिया के माध्यम से इस बात को केंद्र सरकार को अवगत कराना जरूरी है कि जाति आधारित जनगणना क्यों और काहे होगा। आज देश में कुत्ते, बिल्ली, जानवरों की गिनती होती है, यहाँ तक कि हिजड़ों की गिनती होती है, लेकिन हमारा जाति आधारित गिनती OBC का नहीं किया केंद्र सरकार ने। और केंद्र सरकार के मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनामा भी दायर कर दिया है कि हम जाति आधारित गिनती नहीं करें। ये तो सबसे बड़ी अपमान है OBC की जाति आधारित गिनती नहीं करना। एक जानवरों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है और हिजड़ों की भी गिनती है। क्या बात है कि केंद्र सरकार इससे OBC की जितनी बड़ी देश की आधी आबादी है इससे डर रही है कि कहीं ना कहीं सत्ता शासन व्यवस्था में हमारी कुर्सी डगमगाना। ये व्यवस्था को वो समझ रहा है। OBC की देश की आधी आबादी जिसमें आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो 31 राज्य 563 जिलों में 9 मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन का व्यवस्था आज 5 तारीख को किया गया। इससे पूर्व 30 तारीख को जिला अधिकारी को, महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सब पर प्रेषित किया गया और दूसरा चरण ये 5 तारीख को 5 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन है और 17 तारीख को रैली प्रदर्शन 31 राज्य के 563 जिला में किया जाए। अगर इसके अलावा अगर केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार
अगर RSS की सरकार जो है अगर इस बात को अवगत नहीं कराएगा और इस पर अगर पूर्ण विचार नहीं करेगा तो आने वाला समय 30 अप्रैल को पूर्ण रूपेण भारत बंद किया जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। इसके अगर सरकार को इच्छा है तो काम है, नहीं तो भारत बंद किया। नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि जाति आधारित जनगणना से क्या फ़ायदा है इन जातियों के लोगों को? जाति को फायदा इसलिए है कि देश के आधी आबादी की जनगणना ओबीसी का है, जनसंख्या। अगर इसका जनगणना नहीं होगा तो किसी भी जाति किसी भी व्यक्ति को, आज देश में 140 करोड़ लोग हैं और उस लोगों को बजट पास करने में, जब देश की ओबीसी की जनसंख्या इतनी बड़ी आबादी है तो इसका बजट कहाँ से पास होगा? अगर बजट पास नहीं होगा तो इसका फ़ायदा कहाँ से मिलेगा? तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सत्ता शासन व्यवस्था में इसका किसी तरह आगे निकलने का, रोकने का यह बहुत बड़ा साजिश है। इसको कराना जरूरी है। ये तो अंग्रेज़ के समय ही कराया जाता था, आज़ादी के बाद से भी हुए, 2011 में भी जनगणना हुई। ये केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी है ये क्यों नहीं करा रही है? और कराने की बात या तो उल्टे ही कोर्ट में अपनामा दिया कि हम नहीं करें। तो ये तो ओबीसी के साथ बहुत बड़ा अपमान करने की बात है। और कहने को कहता है कि मैं ओबीसी की हूँ, चाय बेचने वाला का बच्चा हूँ, चाय बेचता हूँ, मैं गरीब का बच्चा हूँ, पिछड़ा का हूँ, तो पिछड़ा की गिनती क्यों नहीं करती? ये तो सबसे बड़ा अपमान है पिछड़े का। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की क्या बात है? तो इसको तो ज़्यादा गणना करना चाहिए। इसके साथ साथ ये तो सरकार जो है तो आने वाला समय इससे पूर्व भी आज भी ईवीएम को भी लेकर जब सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को भी इस बात को फैसला है कि ईवीएम से नहीं कराया जाता, उसके तहत ये चुनाव जीतता भी है और जिताता भी है। आज बनारस में ये लोकसभा चुनाव जीता है जिसमें ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता, जिसका वोट 11 लाख आया और गिनती में 12,86,000, 1,86,000 वोट ईवीएम से ज़्यादा, गिनती से ज़्यादा वोट इसको पड़ा। ये कहाँ से आया? तो ये ईवीएम की बनी हुई सरकार है। तो इसी के कारण कि इसको वोट की क्या ज़रूरत है? अब तो देख रहा है कि हमको जनता से हमको क्या मतलब है, ओबीसी से क्या मतलब है? ये तो ईवीएम से घोटाला करके चुनाव जीत रहा है। अगर जनता के वोट से अगर जीतता तो इसको डर रहता, लेकिन ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीत रहा है। अगर आज बनारस में आज लोकसभा चुनाव हुआ, उसका गिनती वोट गिरा 11 लाख, 1,86,000 वोट ज़्यादा गया, 12,86,000 गया। कहाँ से आ गया? तो जनता का घपला करके ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता है। अगर ये बात अवगत हो जाए, उनको दिमाग में आ जाए कि जनता से हमारा वोट लेकर चुनाव जीत रहा है, तब नहीं जनता की बात मानेगा। वो तो जनता की बात नहीं मान रही है। यूनाइटेड लॉकडाउन में किया, श्रम कानून की बिना वोट का पारित किए हुए, बिना लोकसभा में पास किए हुए इसको श्रम कानून बना दिया। जो 8 घंटा का कानून बना हुआ 12 घंटा कर दिया। इसी तरह सारा कानून में इम्प्लीमेंट करते जा रहा है गलती की तरफ। तो ये आने वाला समय इसको सबक सिखाया जाएगा 24 में। अगर ये जनता की बात नहीं मानेगी, ओबीसी की जाति जनगणना नहीं करती है, अगर किसी बात को आगे बढ़कर अगर केंद्र सरकार में दबाव अगर नहीं बनाता तो आने वाला समय भारत बंद होगा। हमारा देश जो है विविधताओं का देश है और इसमें एक जाति के लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं। तो सिर्फ आप लोग थोड़ी ही जाति की जनगणना को लेकर के क्यों धरना पड़ रहे हैं? धन्यवाद सर आपको। मेरा देश विधायिका जो होती है और मीडिया, ये हमारे देश को चलाने के लिए प्रमुख स्तंभ है। और सबसे पहले धन्यवाद मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपने ये ज़रूरी समझा कि जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए लोग हैं उनकी बात को हम सत्ता तक पहुँचाएं। ये बहुत बड़ी आपने काम किया, इसके लिए तहे दिल से हम सभी लोग आपको धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बात, आपका सवाल है कि हमारे देश में विविधता यानी कि अनेकता में एकता है, तो बहुत सारे जातियों के लोग रहते हैं, तो फिर ओबीसी की चर्चा क्यों? सर, हमारे देश में मानववादियों के द्वारा 6,743 जातियों में बांटा गया है, जो तोड़ करके हमको नज़दीकी से दूर कर दिया गया। और उसमें जो बाबा साहब का संविधान है उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी 4 कॉलम बनाए गए। इसमें ओबीसी कॉलम में हमारा 3,643 जाति उसमें समाहित है। तो सर ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ 3,643 जाति उसमें समाहित है, तो बिल्कुल हक अधिकार की बात करते हैं। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जनसंख्या ओबीसी का भारतवर्ष में,
तो जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सीधी सी बात है। जड़ जंगल ज़मीन में हमारा जितना संख्या है उस अनुपात में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और 1931 में जब हमारे देश में ब्रिटिश का सरकार था तो जनगणना हुई थी, जिसमें लगभग 50% से ऊपर हमारी ओबीसी का आबादी था। आज जनसंख्या हमारे देश का 140 करोड़ के लगभग है। अगर आज ईमानदारी पूर्वक अगर गिनती करते हैं ओबीसी की, तो हमारा आधा से ज़्यादा आबादी ओबीसी का है। ओबीसी जाति में जितने लोग हैं ओबीसी कलम में उनका है, तो उनके हिसाब से उनके अनुपात में हर जगह सरकारी हो प्राइवेट हो, जिस कंपनी हो, जो ऑफिस हो, वहाँ हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले नौजवानों को जो एज एक्सपायर कर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, छत से कूद के मर रहे हैं, जहर पी के मर रहे हैं और खंभा लगा करके पोल से अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार को दिख नहीं रहा है? इसीलिए अब जरूरी आ गया है कि ओबीसी की जनगणना हो और उनके अनुपात में उनकी हिस्सेदारी मिले। जड़ जंगल ज़मीन, बिजनेस, संपत्ति, कलेक्ट्रेट में मतलब कि ABCD जितने भी हमारे भारतवर्ष में जितने भी नौकरियाँ सब में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। ये आंदोलन उनके लिए है। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, मेरा नाम ममता जायसवाल है और मैं पिछड़ा वर्ग ओबीसी का जो ये धरना प्रदर्शन है, मैं उनका समर्थन करती हूँ, मैं इनके साथ खड़ी हूँ। जी, जैसा कि मैम बोली अभी, जो जिस अनुसार से जाति की संख्या है उस अनुसार से हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्या आप सहमत हैं जो उस अनुसार से हिस्सेदारी होनी चाहिए? क्योंकि हर एक जाति में सबल हैं और निर्बल हैं, तो क्या सबल को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? सभी को मिलना चाहिए और हम सहमत हैं इनसे। सबल को भी मिलना चाहिए, निर्बल को नहीं मिलना चाहिए? नहीं, सभी को मिलना चाहिए। संख्या का अनुपात में मिलना चाहिए। जी, आप कहिए। मैम बोली आप सहमत हैं? हम मैम की बात से सहमत ममता जायसवाल जी मैम जो इतनी भी बात बोली हैं उनकी बात से मैं बहुत ही सहमत है और उनकी बात बहुत ही सही है। जिनकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी के बच्चे जो है तो जहाँ भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, BPSC का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें ओबीसी का बच्चे का जो है सो जातीय आधार गिनती के कारण उनका सीट नहीं मिलता है, जिस कारण ओबीसी का ही बच्चा जो है सो पिछड़ जाता है। उनको ऐसा कोई भी विभाग जो जहाँ पर हमारे बच्चे कलेक्टिव ऑफिस हो या सचिवालय हो, जो या BPSC से कोई भी कंपटीशन निकाल लेते हैं, लेकिन उनको क्या कहता है इंटरव्यू में जो है नंबर कम कर दिया जाता है। इसीलिए हम ममता जी जो कहे हैं उस पर बहुत ही हम समर्थन करते हैं, क्योंकि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। अगर ओबीसी की गिनती होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, अगर नहीं होगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और ईवीएम सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम जब तक रहेगा हमारा देश गुलाम है। ईवीएम हटेगा तभी मेरा देश गुलामी से हटेगा और हमारे बच्चे हमारे समाज भी गुलामी से हटेगा, क्योंकि सरकार समझती है कि ईवीएम द्वारा हम तो जीत लेते हैं, हमको समाज से कोई वोट मिलता नहीं है। समाज जो है जाते हैं, हम लोग ईवीएम को बटन दबाते हैं तो देते हैं, जो चिन्ह पर देते हैं वो चिन्ह पर नहीं जाता, दूसरा चिन्ह पर जाता है, उनको वोट ज़्यादा मिलता है। ईवीएम को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। ईवीएम हटाने के लिए हम लोग जब तक होगा तब तक हम लोग जो है प्रदर्शन करेंगे, वोट जाम करेंगे, भारत बंद करेंगे, जितना होगा उतना करेंगे, लेकिन ईवीएम को बंद करना ही पड़ेगा। सरकार को कोई हालत में बंद करना ही पड़ेगा। हम लोग सभी आदमी जितनी भी मूल्यवासी महिला की है और मूल्यवासी भाइयों हैं, सभी मिल करके हम लोग एकत्र होकर इस पर कार्यक्रम करेंगे कि ईवीएम को हटाया जाए। अक्सर ओबीसी के आदमी भी बोल रहे हैं कि ईवीएम को हटाना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो है 9 सूत्र जो मांग किया गया है ईवीएम घोटाले का विरोध, इसके बारे में आपको बोल दीजिए। और निजी क्षेत्रों में SC ST OBC के आरक्षण लागू किया जाए। निजी क्षेत्र जहाँ पर मेरे बच्चे अभी सरकारी OBC के बच्चे को जो आरक्षण लागू किया गया था उसको हटा दिया गया है। SC को भी बच्चे जब जिसका गार्जियन 5 लाख साल में उठाएगा वही गार्जियन ने अपने बच्चे को पढ़ाएगा।
जो गार्जियन 1 लाख रुपया उठाएगा साल में, वो बच्चे कैसे पढ़ाएगा? तो इसमें तो निजीकरण कर दिए हैं, यहाँ से आरक्षण हटा दिए हैं। जब हम अपने बच्चों को जो डॉक्टर, इंजीनियर या कार्यालय में जो बैठाएंगे, तो हम 5 लाख साल में या 10 लाख कमाएंगे, तभी ना हम बच्चे को कार्यालय में देंगे। अगर हम 1 लाख कमाएंगे तो बच्चे को कैसे कार्यालय में देंगे? 1 लाख हम साल में कमाएंगे, वो तो हम खाएंगे, बच्चे को तो हम शिक्षित नहीं करेंगे। 10 लाख रुपया साल में कमाएंगे तब ना मेरे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर या कलेक्टर या कुछ भी बनेंगे। एमसी की गारंटी कानून बनाकर किसानों को दिया जाए। जो कानून का जो है उनको दिया जाए। NRC, NPR, CA के विरोध में है और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए। विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एवं जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जंगल और जमीन को विस्थापित करने के विरोध में लॉकडाउन में चुपके से मजदूरों के खिलाफ बनाए गए कानून को विरोध में है और ग्रेजुएशन इम्प्लीमेंट एक्ट बनाए जाने तथा SC, ST, OBC का बैकलॉग तथा इस विधि के अनुपात में इसको छोड़ दीजिए मैम, छोड़िए आप। ठीक है, मैं धन्यवाद करती हूँ। जी, आपका नाम? कुमारी सुधा। जी। तो सर, अभी जैसा कि मैम बोल रही थी, जो जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, चाहे सबल हो या निर्बल हो, हमें जाति के आधार पर आरक्षण चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि आप भी जानते हैं कि OBC में भी या हर एक कास्ट में सबल और निर्बल है। तो हम मुद्दे पे आते हैं। तो यदि सिर्फ जाति के आधार पर यदि आरक्षण किसी को मिलता है तो इसका अनुसार इसका मतलब हो गया कि उसमें जो सबल है उनको भी आरक्षण मिलेगा, जो निर्बल है उसको भी आरक्षण मिलेगा। तो आप क्या चाहते हैं, सबल को भी मिले, निर्बल को भी मिले या सिर्फ निर्बल को मिले? देखिए, यहाँ पर जो बात किया गया है, सबल को तो आरक्षण उन्होंने दे ही दिया ऑलरेडी। सबल नहीं, हम बोले सबल और निर्बल। सबल और निर्बल। जी। सबल कोई आदमी तभी होगा जब उसके पास पूंजी होगा और अपने आर्थिक कार्य, पढ़ाई लिखाई बच्चे को अच्छी क्वालिटी में ले जाए, और उसके लिए पैसा आवश्यक है। ये सरकार ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि कोई सबल बन ही नहीं सकता है। जो आदमी पुरुष में सबल है वही सबल रहेंगे, बाकी सब निर्बल होते जाएंगे। ऐसी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हम विरोध करते हैं। जिस तरह पूर्व समय में सबको सबल को, बच्चे को पढ़ाई के लिए स्टाइपेंड मिलता था और जितनी कुछ मिलता सुविधा वो दिया जाए। और ख़ासकर आजकल किसान वर्गों का जो आय है बिल्कुल निम्न हो गया है। आमदनी कुछ भी नहीं, खर्च ज़्यादा हो रहा है। तो किसान तो ऑलरेडी घाटे में जा रहे हैं। वो कहाँ से अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, कहाँ से अपने आर्थिक स्थिति को संभालेंगे, खेत में कैसे बीज डालेंगे। आजकल बहुत विकट समस्या हो गया किसानों का। इसलिए किसान को दिन प्रतिदिन जो साधारण मध्यम वर्गीय थे वो मजदूर वर्ग बन रहे हैं। ये बीज की कीमत बढ़ गया, खाद की कीमत बढ़ गया, पानी डीजल समस्या, सबको डीजल बढ़ गया। अब किसान को आप मुद्दों से भटक रहे हैं सर। हाँ, बात तो सही बोलते हैं। आप अभी पिछड़ा OBC के लिए आप बैठे धरना पर, तो इसलिए उस पर अगर बात की जाए तो बेहतर यही कि वो भी जितना किसान है, चाहे बड़े सबल किसान के, सब खेती तो जैसे OBC करते हैं। जितनी पूंजी सब OBC लगाते हैं और OBC उसमें से घाटा किसान करता है। उसको ये न्यूनतम मजदूरी के साथ के हिसाब जोड़ के, बीज सब समस्या इत्यादि सब जोड़ के जो हम लोग लगाते हैं खेत में, उससे घाटा जाता है। तो हम लोग निर्बल होते जा रहे हैं, सबल भी निर्बल हो रहा है। इसलिए सबको सबल को तो जैसो आरक्षण ऑलरेडी पहले मिला हुआ है, और हम लोग जैसो जिसको नहीं मिला है, जो सरकार इसी व्यवस्था कर रहा है कि सब आदमी सब निर्बल हो जाए, उसके विरुद्ध हम लोग OBC का धरना में बैठे हुए हैं। और हमें मांग करते जितनी आदमी जितना है किसान वर्ग में भी OBC ज़्यादा है, जब
परसेंट लगभग 85% किसान वर्ग है, जिसमें कि 60 से ज़्यादा 85% लगभग ये तो किसान ही है। और किसान का न्यूनतम मूल्य मिल नहीं रहा, सब गरीब होते हैं। तो यह सबल को सवाल ही नहीं है, यहाँ सब निर्बल होते जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग इसलिए धरना पर बैठे ताकि ओबीसी के साथ साथ जितने ओबीसी के निर्बल आदमी है उसको सबल बनाने का, नौकरी देने का, और जो पूर्व व्यवस्था था समाजवादी व्यवस्था को स्थापित कर पुनः इस पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा जो मजदूर व्यक्ति समाज को शोषण है इसको खत्म करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से बैठे हुए हैं, ताकि जितना भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये आंदोलन आगे बढ़ सके और जन जागृत हो सके और पिछड़ा वर्ग आगे बढ़ सके। इसीलिए हम लोग। नाम क्या हुआ? डॉक्टर रामनारायण महतो जी, आप बताइएगा सर, जैसा कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही है, आप लोग कर रहे हैं, तो आप बताइए जो ओबीसी को तो आरक्षण पहले से ही दे दिया जा रहा है, तो फिर क्या जनसंख्या आधारित जनगणना करने से ही उसको आरक्षण मिलेगा? वैसे भी तो उसको आरक्षण दिया ही जा रहा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल है ओबीसी को आरक्षण पहले से दिया जा रहा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि ओबीसी का जो 27% आरक्षण दिया गया था, तो 27% में भी कटौती कर दिया गया। उसमें भी अगर मान लीजिए 9 रोटी खिलाना है, उनको 6 रोटी ही खिलाया गया। दूसरी चीज़, अभी आप फिलहाल पेपर में देखे होंगे कि जो 27% आरक्षण था उसको, उस आरक्षण को भी ओबीसी का खत्म कर दिया। तो अगर ओबीसी का आरक्षण अगर खत्म हो जाती है तो अभी जितना भी ओबीसी का अगर गिनती, अगर जनसंख्या अगर गिनती की जाएगी, उससे ये पता चल जाएगा कि कौन कितना निर्बल है, कौन कितना सबल है। तो जब पता चलेगा, गिनती के आधार पर ही पता चलेगा। जब पता चलेगा तो ही उनकी आरक्षण का मतलब जो है सो निर्णय लिया जाएगा। जब इनकी गिनती ही नहीं हो रही है तो सरकार को पता नहीं है कि इनकी जनसंख्या कितनी है, इसमें कितना सबल है, कितना निर्बल है। सरकार को ये चीज़ पता ही नहीं। जी, सबल और निर्बल की पता तो तब लगेगी जब आर्थिक आधारित जनगणना हो। देखिए, जब जनसंख्या गिनती होगी उस समय आर्थिक, जितना भी आर्थिक आधार पर है वो भी पता चल जाएगा सरकार को। जी, पहले सरकार गिनती कराए, जनसंख्या गिनती कराए, उसमें सारा बायोडाटा दिया गया है। कौन किस आदमी के पास 4 व्हीलर है, किस आदमी के पास 2 व्हीलर है, किस आदमी के पास कितना ज़मीन है, किस आदमी के पास कितनी गाय भैंस हैं, कौन भूमिहीन है, ये तो सारा बायोडाटा पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि जाति आधारित भी जनगणना हो, साथ में आर्थिक आधारित भी हो। देखिए, जाति आधारित जनगणना जब होगी तो सरकार का जो बायोडाटा दिया गया है उसमें तो सारा चीज़ लिखा जाएगा, उससे स्पष्ट पता चल जाएगा। हाँ, तो वही तो इसका मतलब जो आप चाहते हैं आर्थिक आधारित और जाति आधारित दोनों हो, तो कौन किसके पास कितनी संपत्ति है ये भी मालूम चले, और किस जाति का कितनी भागीदारी है ये भी मालूम चले। जी हाँ। तो आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से ये जाति आधारित जनगणना के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न 9 सूत्री मांगों को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मुख्य मांग है कि जाति आधारित जनगणना हो, जिससे कि किस जाति का कितनी भागीदारी है ये पता चल सके और उस अनुसार से उस जाति के लोगों को लाभ मिल सके। अब इन्हीं विषय पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे बातें करते हैं। तो सर, आप बताइए, यहाँ जैसा कि ईवीएम की बात चल रही है, जो ईवीएम की जहाँ तक अभी बात हुई है, ईवीएम बंद हुई। जी हाँ। तो अभी आपको ईवीएम में आपके हिसाब से घोटाला है ईवीएम, लेकिन आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी चुनाव हुआ है, उसमें जिस समय में ये तेजस्वी और नीतीश कुमार मिलकर के इससे पहले मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय में भी तो ईवीएम ही था।
तब नहीं हुआ था घोटाला ईवीएम में, अब घोटाला हो रहा है। देखिए, जब ईवीएम में जो है कहा गया था कि पेपर टेल मशीन का उपयोग किया जाए, पेपर टेल मशीन अगर उपयोग होता है तो उसमें है जैसे कि एटीएम है, एटीएम में आप पैसा निकालने के लिए जाते हैं, पैसा निकालने के बाद उसमें एक पर्ची भी निकलता है, आप अपना हिसाब देख लेते हैं, मैंने इतना पैसा निकाला, अब मेरे खाता में से इतना पैसा है। जब ईवीएम में से चुनाव होती है तो हम जब बटन टिपते हैं तो उसमें ये मतलब पता भी नहीं चलता है कि मेरा वोट कहाँ गया। अगर पेपर टेल मशीन, अगर पेपर उससे निकलता है और वो पेपर जो है जो बॉक्स में अगर चला जाएगा, अगर किसी भी विधायक जो खड़ा है अगर उनको ये पता चलेगा कि हमारे साथ गद्दारी हुआ है, हमारा वोट गड़बड़ है, वो क्या करेगा? तो बॉक्स से जो पेपर जो निकला है उसका भी गिनती कराएगा। अगर उसका गिनती करवाता है वो मशीन और पेपर से पता चल जाएगा उनको कि हमारा वोट सही गिनती हुआ है या हमारे साथ गड़बड़ हुआ। पहले तो बक्सा था, उसमें भी घोटाले हो जाते थे, बक्सा ही चेंज हो जाया करता था, तो ये तो वही हो तो क्या किया? देखिए, पहले बक्सा था, उसमें जो भी दबंग लोग थे तो जो दबंग लोग थे वो छाप लेते थे। उस समय जो भी जैसे चलता था, हम लोग तो बहुत पहले की बात है, उतना जानकारी में नहीं है उस समय की बात में, लेकिन अभी जब से हम लोग समझदार हुए और जब ईवीएम की बात आई तो ईवीएम का जब सही जानकारी हुई तो पता चला कि ईवीएम से भी घोटाला होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि पेपर टेल मशीन का उपयोग हुआ, लेकिन उसका जो पेपर जो बैलेट बॉक्स में जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। पेपर लगे रहने से ये बटन जो दबेगा ये दिखाएगा कि माने हम किस चुनाव चिन्ह पर बटन दबाए। हाँ, जिस चुनाव चिन्ह पर मैंने बटन दबाया उसमें सही वोट गया। हाँ, बिना पेपर टेल का जो बटन दबाया जाएगा उस पर कोई कमांड नहीं रहेगा कि मेरा वोट कहाँ गया। अभी कहाँ उपयोग हो रहा है इस पेपर टेल? हमको देखे हैं कि जिस समय हमने समस्तीपुर विधानसभा में चुनाव लड़े थे उस समय हम लोग देखे थे पेपर पे, उस समय लगा हुआ हमारे 10% लगा हुआ। हाँ, 10%, 90% अभी। जी, तो आपने देखा कि इन लोगों को सेकेंड जो मांग है मुख्यतः वो पेपर टेल मशीन लगा होना चाहिए, ताकि जो लोग मतदाता मत का उपयोग करें तो उनको यह पता लग जाए कि हम किन को वोट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को ये ईवीएम पे भरोसा नहीं है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अब देखना ये है कि कब तक हमारी सरकारें इन लोगों की मांग को मानती है या यूं ही मुख्य दर्शक बनी रहती है। धन्यवाद।